नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एक वक्त था जब मोदी के नाम पर बीजेपी गुमनाम चेहरे को भी टिकट देकर जिताने का दावा करती थी, लेकिन अब बीजेपी भी यह महसूस कर रही है कि मोदी के जिस मैजिक का गुमान उसे था वो पूरी तरह टूट चुका है। आज का बिहार बंद इसका एक और उदाहरण बन गया। आप जानते हैं कि एनडीए ने पीएम मोदी की मां को कथित तौर पर गाली देने के मुद्दे पर आज बिहार बंद करवाया था। इससे पहले कल रात जीएसटी परिषद ने नए स्लैब का ऐलान किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तारीफ की और बताया कि नए स्लैब से चीजें सस्ती होंगी, लोगों को राहत मिलेगी। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को मोदी ने लाल किले से ही जीएसटी में बदलाव की बात कही थी, तो अब मोदी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। बीजेपी इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करना चाहती थी, लेकिन आज मीडिया ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि बिहार बंद से उठे विवाद ही आज दिन भर छाए रहे। दरअसल अपनी ही सरकार में बंद का ऐलान पहले ही सवालों के घेरे में था कि आखिर सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो फिर आप इंसाफ की मांग किससे कर रहे हैं? सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करते? वहीं बंद करवाने के चक्कर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम लोगों से, यहां तक कि महिलाओं से भी बदसलूकी की। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाली देते हुए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के गाली देते हुए वीडियो सामने आए, जबकि बंद गाली के विरोध में ही तो था। बंद किस लिए था? गाली के विरोध में, और आप खुद गाली दे रहे हैं। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर क्या कुछ लिखा है, आइए जरा इसी मसले पे देख लेते हैं। लालू यादव लिखते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो? गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें, यह बिहार है। बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या यह उचित है? शर्मनाक। यह लालू प्रसाद यादव ने आज ट्वीट कर यह बात लिखी है। आपको बता दूं कि बिहार बंद के दौरान आरा में एम्बुलेंस को रोका गया। जहानाबाद में महिला टीचर के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया। एक छात्रा को परीक्षा देने जाने से रोका गया। मुजफ्फरपुर में एक पत्रकार को गाली दी गई, उसके साथ मारपीट की गई। एक जगह बुजुर्ग व्यक्ति को साइकिल से गिराकर पीटा गया। ऐसे तमाम वीडियो, बहुत सारे ऐसे विभत्स वीडियो हैं जो हम आप तक नहीं लाना चाहते। ये देखिए, पत्रकार हैं और ये बच्ची है जिसको एग्जाम देने से रोका गया। ऐसे तमाम वीडियो हैं दोस्तों जो बिहार से सामने आए हैं, जिनके बाद मोदी और नीतीश से इस्तीफे की मांग तक होने लगी है कि पहले सत्ता छोड़ दो फिर बंद करवाओ। तेजस्वी यादव ने तो साफ साफ कहा है कि भाजपा के लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी की है। आइए जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव को इसी मसले पे। बिहार बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था, सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। यानी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। और ये पूरी तरीके से इन लोगों ने गुंडागर्दी करने की काम किया, प्रयास किया। वो सारा दृश्य आप लोगों के सामने है। भाजपा का संस्कारी, भाजपा गुंडों वाली पार्टी। तो भाजपा के लोगों ने, यानी बीजेपी के सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बिहार की सड़कों पे आज गुंडागर्दी की है। ये विजुअल्स भी हैं और इसकी तहकीकात अगर विपक्ष के नेताओं के बयानों से आप देखें तो और भी आप वो वहां तक पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कथित गाली पर सिर्फ बिहार ही बंद क्यों? बीजेपी ने इसे देशव्यापी मुद्दा बनाया था, लेकिन बंद बिहार में क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है।
तो कुल मिलाकर बिहार बंद का फ्लॉप शो जीएसटी के शो को भी फ्लॉप कर गया। इधर कांग्रेस ने एथेनॉल घोटाले पर अब मोदी को और घेर लिया है। एथेनॉल का घोटाला आप लोग सुन चुके होंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने बताया है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की बात कहकर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेट्रोल को 55 रुपए और डीजल को 50 रुपए कर दिया जाएगा, यानी 55 रुपए लीटर पेट्रोल आप खरीदेंगे और डीजल के लिए आपको सिर्फ 50 रुपए देना होगा। लेकिन लोगों को तो इससे दोगुनी कीमत पर खरीदना पड़ रहा है, पेट्रोल और डीजल दोनों, जबकि सारा मुनाफा बीजेपी नेता नितिन गडकरी के बेटे को हो रहा है। पवन खेड़ा ने मोदी पर भतीजों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। सुनिए जरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं आज पवन खेड़ा, सुनिए। पिछले 7 अगस्त से अब तक आप लोग सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, एक नारा बुलंद हो गया पूरे देश में। हमने सोचा था सिर्फ बिहार में बुलंद होगा, लेकिन ये तो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इवन गुजरात, सब जगह बुलंद होता जा रहा है। और ये नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। वोट चोर गद्दी छोड़। अब इस नारे के पीछे हो क्या रहा है? वोट चोरी के पीछे क्या हो रहा है? वोट चोरी क्यों की जा रही है? वोट चोरी तो एक शुरुआत होती है, उसके बाद कई तरह की चोरियां की जा रही। वोट चोरी तो झांकी है, अभी जेब काटना बाकी है, आपकी जेब काटी जा रही। यह प्रेस वार्ता वोट चोरी पर तो नहीं है, लेकिन जो पिछले 11 साल से चुराई हुई कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री जी, उनके कैबिनेट के सदस्यों के परिवार क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास एक भतीजों की फौज है। गडकरी जी का बेटा, अमित शाह जी का बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा, डोभाल जी का बेटा, ऐसे भतीजों की एक फौज है। एक तरफ ताऊ जी बैठे हैं, नीचे भतीजों की पूरी फौज। ताऊ जी वोट चोरी करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर भतीजे नोट चोरी शुरू करते हैं। कुछ भतीजे T20 के माध्यम से पैसा कमाते हैं, जो क्रिकेट में चले गए। कुछ भतीजे E20 के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, जो एथेनॉल में चले गए। तो ये E20 और T20 के बीच में चोरी की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री और उनके भतीजों की फौज आपके और मेरे पसीना बहाकर कमाए हुए पैसों के साथ ये कर रहे हैं। तो आपके और मेरे पसीना बहाए गए पैसों के साथ ये मौज कर रहे हैं। भतीजों की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, उधर नितिन गडकरी के बेटे की बात हो रही है, और इधर एक साहब तो आप जानते हैं देश के गृह मंत्री का बेटा क्या है। इधर बंगाल में भी दोस्तों बीजेपी के खिलाफ माहौल गर्म हो चुका है। ममता बनर्जी ने तो आज विधानसभा में ही कहा है कि बीजेपी चोर है, चोरी डकैती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो देश के सबसे बड़े लुटेरे हैं, देश को बेच रहे हैं और सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। भाजपा ने बंगाली भाषा का अपमान किया है, जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने यहां तक कहा, यानी ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि भाजपा घर में नौटंकी कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता अब उन्हें जवाब देगी। यह सब तब हुआ दोस्तों जब बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर इधर विधानसभा के वेल में आकर ढोल बजाए और मार्शलों से उलझे भी, और इसके साथ साथ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही थी इधर ममता बनर्जी। जरा सुनिए। तो ये लोग वोट चोर हैं और गद्दी चोर हैं, यानी वोट चोर और गद्दी छोड़ कह रहे हैं, गद्दी छोड़। तो कुल मिलाकर बांग्ला का अपमान कर बीजेपी ने गलत चाल चली है। इसका एहसास अब शायद नरेंद्र मोदी को हो रहा होगा, और नहीं हो रहा होगा तो आने वाले वक्त में जब बंगाल में चुनाव होंगे
तब तो एहसास हो ही जाएगा। इस बार दीदी और दीदी का राग कहां तक जाएगा यह देखना होगा। उधर उपराष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव हैं और इसी 9 तारीख को चुनाव है। आप जानते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब को कैसे बेआबरू कर निकाल दिया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी विपक्ष एकजुट दिख रहा है। आज विपक्ष के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पटना पहुंचे और लालू यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात की, कांग्रेस पार्टी के नेता से भी मुलाकात की, मुकेश सहनी से मुलाकात हुई, मुलाकात दीपांकर भट्टाचार्य से हुई। इस मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। बी सुदर्शन रेड्डी साहब किसी दल से नहीं जुड़े हैं और हम लोग इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है, ये सभी हमारे गठबंधन घटक दल के समर्थन जो है इनको है और लंबा इनका कार्यकाल जो है 50 साल से भी अधिक इन्होंने सेवा जुडिशरी में देने का काम किया है, न्यायाधीश रहे हैं। और अभी बातचीत के दौरान इन्होंने मुझको बताया कि लोहिया जी के अनुयायी भी है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं और हमको लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो सुदर्शन साहब है। और हम सब लोगों का, पार्टी के जितने हमारे सांसद हैं, हमारा पूरा समर्थन जो है सुदर्शन साहब को मिलेगा और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। ये किसी दल से जुड़े नहीं है, न्यूट्रल व्यक्ति है और आज समय की भी जरूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें, जिनको संविधान का ज्ञान है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है और सब लोगों को ये साथ लेकर के चलेंगे। ये हम सब लोगों का इन पर विश्वास है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। अच्छा खासा शाम तक तो सुन रहे थे आप यहां पे तमाम विपक्षी दल और खासकर बिहार में बी सुदर्शन रेड्डी साहब दिखाई दे रहे हैं आपको और ये विपक्षी दल के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 9 तारीख को वोटिंग है और 9 तारीख यानी 9 सितंबर की ही शाम को रिजल्ट भी आपके सामने होगा। दिन भर क्या कुछ होगा 9 तारीख को ये हम आप तक पहुंचाएंगे और 9 से पहले 8 तारीख बहुत अहम दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में SIR पर फिर सुनवाई है। अभी तो पिछले 4 दिनों से आज 4 तारीख है, 1 को सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में SIR पर। चुनाव आयोग उसके बाद से शांत बैठा हुआ है, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। क्या कुछ चल रहा है उधर भी चुनाव आयोग के खेमे में ये भी हम देखेंगे और नहीं तो 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग जब फिर से नपेगा तब तो आप तक हम पहुंचाएंगे। नपेगा और कोटेड इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि चुनाव आयोग ने हद कर दी, हद पार कर दी। हमारा वोट, आपका वोट अगर चोरी कहीं हो रहा है और किसी के पास भी अगर डबल एपिक कार्ड है यानी वोटर कार्ड 2-2 हैं तो इसकी गलती किसकी है? हमारी, आपकी, चुनाव आयोग की, जो लोग काम कर रहे हैं उसकी, न कि हमारी और आपकी। खैर, चुनाव आयोग की बात जब भी आती है तो थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है, रुष्ट भी होता है, गुस्सा भी आता है क्योंकि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी करवाया जा रहा है। ये क्यों? चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, ज्ञानेश गुप्ता जी को सोचना चाहिए। तो आइए दोस्तों, बहुत कुछ है आज चर्चा में और चर्चा करेंगे न्यूज पॉइंट में कि क्या हर तरफ से फंसते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या फ्लॉप शो के जरिए सरकार चला पाएंगे नरेंद्र मोदी। शुरुआत बिहार से, बिहार में जो फ्लॉप शो किया है आज उन्होंने, रोना गाना सब खत्म हो गया। दिवंगत माता जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन उनके नाम पे भी रोना गाना, सियासी गोटियां चलना, आखिर कहीं तो किसी चीज का अंत है, क्या ये नहीं है?
चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ सर्वेश जी हमारे साथ बने हुए हैं और फराज साकिब जी बने हुए हैं। सर्वेश जी सीधे उधर पटना से बने हुए हैं हमारे साथ, फराज साकिब जी भी बिहार से मुंगेर से बने हुए हैं और इधर 2 साथी हमारे दिल्ली से जुड़े हुए। एक साथी और जुड़ेंगे थोड़ी देर में। आप सबका स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले फराज साकिब जी आपके पास आना चाहता हूं। सड़कों पे आप हैं, कैसा रहा आज बंद? विपक्ष का बहुत ज्यादा आप पक्ष लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ईमानदारी से बताइएगा। राजीव भाई, ये सेल्फ गोल हो गया भाजपा का, और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से डीबी लाइव के दर्शकों को बता रहा हूं, आज के बाद से भारतीय जनता पार्टी मां के अपमान का मुद्दा बंद कर देगी। चैप्टर क्लोज हो गया। यानी जो प्रधानमंत्री जी चाइना से लौटने के बाद जो उन्होंने रोना धोना करके अपने तरकश का अंतिम तीर चल दिया था, छठी मैया से लेकर 7 बहिनिया तक का वास्ता दे दिया था, जिसको बिहार की मैथोलॉजी में सर्वेश भाई आपको बताएंगे क्या कनेक्शन है उसका। जनता ने उसको ऐसे खारिज किया है, मतलब जैसे आप हार्पिक से टॉयलेट धो देते हैं। जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ा इससे। उल्टे ये इनका जो तांडव रहा है सड़कों पर, इनका जो उत्पात रहा है सड़कों पर, उससे जनता में जो आक्रोश था वो मुझे लगता है कि और बढ़ गया और दुगना हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं, आज ही CSDS का एक फिर सर्वे आ गया है जी, और इस सर्वे में, इस यात्रा के बाद का सर्वे है, ये राहुल गांधी की यात्रा समाप्त होने के बाद का सर्वे है। फरवरी में कांग्रेस का वोट शेयर बिहार में 42% था और अगस्त में कांग्रेस का वोट शेयर बिहार में 44%। और फरवरी में बिहार में भाजपा का वोट शेयर 52% था और इस वक्त वो घट के 2% 50% पर आ गया। आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं, कल जो भाजपा की मीटिंग हुई है पटना में, दिल्ली में, इस यात्रा को लेकर के भी फीडबैक लिया गया है गृह मंत्री के द्वारा, और उसी फीडबैक का नतीजा था कि आज भाजपा के ये तमाम कार्यकर्ता जो है इतने फ्रस्ट्रेशन में, इतने बौखलाए हुए रहे। आप देखें कि कोई भी भाजपा का बड़ा चेहरा आपको कहीं नहीं दिखा होगा। जमुई में एक श्रेयसी सिंह उनकी विधायिका है, वो दिखी आपको। दरभंगा में संजय सरावगी दिखे। हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं दिखा। भागलपुर में जदयू के विधायक है, वो नहीं दिखे। जहां इनके विधायक हैं वहां वो नहीं दिखे, क्योंकि जिस तरह से ये इनके कार्यकर्ता उत्पात कर रहे थे, तो वो भाजपा जिसको दोबारा चुनाव लड़ना है, उस भाजपा के सिंबल पे वो जो भाजपा का विधायक है वो कम से कम अपना चेहरा बचा के रखना चाहता था। ये तमाम चीजें हैं। और बड़े मजे की बात ये हुई कि देखिए, आज लोजपा का भी एक कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में पहले ही प्रस्तावित था। उसके कार्यकर्ता भी गुस्से में भूत होकर के निकल पड़े कि भाई आज हमारे कार्यक्रम को इन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, भाजपाइयों ने डिस्टर्ब कर दिया। और एक कार्यकर्ता, एक वीडियो है उसमें कहता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसे करेंगे तो हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ जाएंगे। ये हर तरफ से बुरी तरह से इनको जो है, ये आज का जो इनका जो फ्लॉप शो रहा है, ये चौतरफा घिरे हैं। आप देखेंगे कि इनके जो बंद कराने वाले कार्यकर्ता, एक तो देखिए कि कहीं भी मुझे लगता है कि 50 की संख्या नहीं रही होगी कार्यकर्ताओं की। 10, 12, 14, 20 से ज्यादा कार्यकर्ता इनके कहीं भी सड़कों पे नहीं। ये बताइए सर्वेश जी, माफी चाहूंगा शाकिब जी, कि ये मैं भी मां हूं का बैनर ये बनाने का आइडिया किसका था? कुछ पता चला क्या? मैं भी मां हूं, महिलाओं के हाथ में तो ठीक है, पुरुषों के हाथ में, दिलीप जायसवाल जी के हाथ में ये पोस्टर जरा ले आइए सामने। ये दिलीप जायसवाल जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके हाथ में ये शोभा नहीं दे रहा है। वो पुरुष है, मां नहीं है। सर वो मोदी है तो मुमकिन है नारे को फॉलो कर रहे हैं। आप इस बात को सोचिए ना, वो इस नारे का, मोदी है तो मुमकिन है कि नारे का व्यवहारिक प्रकटीकरण इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि दिलीप जायसवाल भी मातृत्व का सुख प्राप्त कर ले। मुझे तो यही लगता है। तो अच्छा, अब तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं ना कि जैसे चौकीदार चोर है बोला गया तो सबने लिखा चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज भी चला मैं भी मां हूं, मैं भी मां हूं। जब राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोर, तो भाई लिखो ना अपनी प्रोफाइल पे मैं भी वोट चोर। सब लिखो डीपी पे मैं भी वोट चोर, लगाओ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं भी वोट चोर। इससे क्यों बच रहे हो?
और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ये अकेले भाजपा का शो था, ये एनडीए का शो नहीं था। मीडिया आपको पोमेरियन मीडिया चाहे जैसे भी बताए, लेकिन ना इसमें लोजपा की कोई भागीदारी थी, ना इसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की कोई भागीदारी थी, ना उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोग थे, ना दूसरे किसी दल के लोग थे। आज जो है हम का राष्ट्रीय अधिवेशन था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में, जीतन राम मांझी जी की पार्टी के तमाम जो विधायक है, कार्यकर्ता है, सब दिल्ली पहुंचे हुए थे। लोजपा के कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा की कल एक रैली है पटना में, सब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जदयू आप देख लीजिए। और अच्छा राजीव भाई एक बात बताइए, कल अमित शाह की के यहाँ जो मीटिंग हुई है, आपने उस मीटिंग की कोई फोटो किसी भाजपा नेता के सोशल मीडिया हैंडल पे देखी है क्या? नहीं, मैं तो खोजता रह गया, मुझे नहीं मिली फोटो। ना भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे है, ना बिहार भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे है, फेसबुक पेज पे है, ना सम्राट चौधरी के फेसबुक पेज ट्विटर हैंडल पे है, ना विजय सिन्हा, किसी भी नेता के फेसबुक आप सोशल मीडिया हैंडल पर कल की मीटिंग की फोटो नहीं देखेंगे। उसकी एक बड़ी वजह आप जानते हैं, उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। उसमें जितने भी नेताओं को बुलाया गया था, उसमें से कोई भी एससी एसटी कम्युनिटी का नेता नहीं था बिहार में, और ना कोई राजपूत समाज का नेता था। राजपूत अभी राजीव प्रताप रूडी को लेकर के ऐसे ही भाजपा से गुस्से में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में इन्होंने ड्रामा कराया जी। और कल एक भी राजपूत नेता उस बैठक में नहीं था, ना कोई दलित नेता था। ब्राह्मण नेता के तौर पर नीतीश मिश्रा या मंगल पांडे की चर्चा हो रही है। वैश्य नेता के तौर पर संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल भी थे। भूमियारों में विजय सिन्हा भी थे। कुशवाहा नेता थे सम्राट चौधरी। यादव में नित्यानंद राय की भी जो है वहां पे रही मौजूदगी। लेकिन आपको राजपूत और दलित नेता वहां नहीं मिला। ये बात इनको बाद में समझ में आई और इसलिए ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि कोई भी इस वीडियो की फुटेज जो है, इस मीटिंग की कोई फुटेज जो है बाहर नहीं जानी चाहिए जी। तो ये तमाम चीजें साथ साथ चल रही हैं। और आप देख लीजिए, जदयू का एक अलग कार्यक्रम था। आज तो नीतीश जी सारण में कार्यक्रम कर रहे थे। उनको भाई जिस तरह से 9 जुलाई का बिहार बंद, इंटैक्ट महागठबंधन का बिहार बंद था, क्या बताइए 9 जुलाई को जो बिहार बंद किया एसआईआर के मुद्दे पे महागठबंधन ने, तो उस दिन कांग्रेस का कोई और प्रोग्राम था, आरजेडी का कोई और प्रोग्राम था, किसी लेफ्ट पार्टी ने अपना कोई और प्रोग्राम रखा था। एक इंटैक्ट जो है, एक समझ लीजिए कि एक वन एजेंडा, सिंगल एजेंडा था बिहार बंद, और सब लोग बिहार बंद में शामिल थे। कहीं उनका कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं था। इस चीज की आपको क्राइसिस आज आपको दिखेगी जब लोजपा के चिराग पासवान अलग जो है मुजफ्फरपुर में अपनी सभा कर रहे थे, जीतन राम मांझी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपनी सभा कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा अपनी बैठक की तैयारी कर रहे हैं कल की, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, और जनता दल यूनाइटेड जो है वो सारण में मुख्यमंत्री अपना प्रोग्राम कर रहे थे। बाकी लोग जो है जो आज सोचिए, आज अरुण कुमार के जदयू में शामिल होने की भी चर्चा थी। जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं, 2 बार के सांसद रहे सर्वेश जी, पटना में अभी आपको बताएंगे। बसपा से चुनाव लड़े 2024 का, भूमियार समाज से आते हैं। 1 बजे उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, शायद 1 बजे या 12 बजे, उससे 2 घंटे पहले उस ज्वाइनिंग को कैंसिल करवा दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि ये ललन सिंह के इशारे पर किया गया, क्योंकि ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि और उनके कद का भूमियार। जी हमारे साथ 2 और साथी जुड़ गए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़ गए हैं और प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। सर्वेश जी के पास आते हैं जल्दी से। सर्वेश जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या बिहार बंद जो करवाया गया, सत्ता पक्ष की तरफ से बंद की बातें तो बहुत कम आती हैं, और उसके लिए ये निकल के क्या ये नीतीश बाबू के खिलाफ करवाया गया या प्रोटेस्ट, ये किसके खिलाफ था? और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और भी बड़ा सवाल आता है कि जब आप बंद कर रहे थे तो महिलाओं के साथ आपने उपद्रव क्यों मचाई? इतनी ज्यादती आपने महिलाओं, एक प्रेग्नेंट महिला के साथ, एक टीचर के साथ, एक बच्ची एग्जाम नहीं दे पाई, ये सारी चीज़ें हुई हैं। किसी को आप मोटरसाइकिल से गिरा के पिटाई कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। जिस गाली के खिलाफ आप, जिन अपशब्दों के खिलाफ आप मैदान में उतरे थे, तो ओवरऑल कितना इम्पैक्टफुल रहा आज का ये कार्यक्रम भाजपा का? देखा जाए तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। हर चुनाव में आप देखें, चुनाव के करीब आते ही जंगल राज का जो मेटाफोर है, उस मेटाफोर को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। इस बार भी उस मेटाफोर को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जरा आप गौर करेंगे
तो दो इमर्जिंग ट्रेंड की ओर मैं इशारा करना चाहूंगा। पिछले 2-2.5 वर्षों के दौरान जो है राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदला है। विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एजेंडा सेट कर रहा है और सत्तारूढ़ दल भाजपा और उसके मातृ संगठन संघ उस एजेंडे को रिस्पॉन्ड करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज देखा जाए, भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई उसकी कुछ खासियत की ओर मैं इशारा करना चाहूंगा कि जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया, कितना वास्तविक है कितना अवास्तविक है इस मसले में मैं नहीं उलझना चाहूंगा जी। लेकिन राहुल जहां जहां गए हैं हर क्षेत्र में कुछ न कुछ लोग SIR से डायरेक्टली प्रभावित रहे हैं और इसके कारण राहुल जो मैसेज पास करना चाह रहे थे वो मैसेज ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे, इसके कारण आप देखेंगे भाजपा की बौखलाहट लगातार बढ़ती चली गई है। एनडीए गठबंधन जिसके बारे में राहुल की वोट अधिकार यात्रा के पहले तक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा था कि कहीं भी महागठबंधन दूर दूर तक एनडीए गठबंधन के करीब नहीं, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर को भाजपा के द्वारा खड़ा किया जा रहा था, ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रशांत किशोर महागठबंधन को डैमेज करेंगे। लेकिन इस वोट अधिकार यात्रा को पर गौर किया जाए तो एक झटके में इसने प्रशांत किशोर को चर्चा से बाहर कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 अगर देखें तो भाजपा की बेचैनी इसके साथ बढ़ती चली गई क्योंकि SIR को लेकर के भाजपा खुद दुविधा की स्थिति में है। SIR को लेकर जो पर्पस उसका था, जो एजेंडा बनाने की कोशिश की गई, वो पर्पस बुरी तरह से फेल कर जाता है। और अगर देखा जाए तो दरभंगा में जो भी घटना घटी, सही गलत कौन किया नहीं किया मैं फिर नहीं उलझना चाहूंगा, लेकिन उससे ऐसा लगा कि शायद भाजपा को स्लाइट एज मिलता दिख रहा है। लेकिन अगले दिन उसकी प्रतिक्रिया में जिस तरीके से भाजपा ने सदाकत आश्रम पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला, जिस तरह से मारपीट किए गए, हिंसक घटनाएं सामने आई, इसने न केवल प्रधानमंत्री की मां को दी जाने वाली गाली के कारण एक सिंपैथी क्रिएट हो सकती थी, उस प्लेटफॉर्म को भाजपा से छीना, बल्कि आप गौर करेंगे कि जंगल राज का जो मेटाफोर ये बार बार क्रिएट करते थे, इसने कहीं ना कहीं उस मेटाफोर के फ्रंट पर भाजपा के एडवांटेज को काउंटर बैलेंस करने का काम किया। अगर इसके बाद देखा जाए, जब यह घटना घटी उस समय संभवतः प्रधानमंत्री भारत में थे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भाग लेने नहीं गए। जब उधर से वो लौट करके आते हैं तो अचानक मां की गाली को मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती, एक इमोशनल टच देने का प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास किया जाता, और ऐसे मसले को इमोशनल टच देने की कोशिश की जाती जिस मसले पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर भाजपा के प्रांतीय नेतृत्व तक और भाजपा के कार्यकर्ता तक बैकफुट पर है। क्योंकि पिछले 11 वर्षों के दौरान अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस आक्रामक राजनीति की नींव रखी है, उसने राजनीति में गाली की संस्कृति को मजबूती से एस्टेब्लिश करने का काम किया है, और ऊपर से लेकर नीचे तक, प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक गालीबाजों की संस्कृति को लगातार प्रमोट करने की कोशिश की गई है। तत्काल जी अगर आप जाकर के देखें तो आशुतोष की भाजपा में एंट्री एक बार फिर से इसकी ओर इशारा करती है। प्रेम शुक्ला के प्रकरण को गुजरे हुए बहुत समय नहीं जी, और आप देखेंगे कि यह भाजपा के लिए कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब तक भाजपा ने महिलाओं पर
अपोजिशन की महिलाओं पर, महिला लीडरशिप पर जो अटैक किए, महिला सम्मान पर उसके माध्यम से जो हमला किया, इसने पूरे के पूरे उस डिस्कोर्स को रिवाइव करने का काम किया। और विशेष रूप से आज बिहार बंद का जो आह्वान किया गया, तो एक बात मुझे भी समझ में नहीं आई और अब तक जितने लोगों से मेरी बात हुई है, किसी ने उसका सेटिस्फैक्टरीली जवाब नहीं दिया कि सवाल यह उठता है कि यह बंद किसके खिलाफ था। केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, जिसने गाली दी ना वह कांग्रेस का कैडर है ना राजद का कैडर है, जिसने गाली दी उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किया जा चुका है, उसको अरेस्ट किया जा चुका है, जो स्थानीय स्तर पर आयोजक थे उनके अगेंस्ट कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। तो उस स्थिति में लगातार भाजपा ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का प्रयास किया, मानो राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी जी। और देखिए, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। तो इस बंद का आह्वान किसके अगेंस्ट था? यह एक ऐसा प्रश्न था जिस प्रश्न का उत्तर भाजपा की लीडरशिप के पास नहीं था। और इस पूरे के पूरे प्रकरण में देखेंगे, जिस तरीके से आरा में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान काले झंडे दिखाए गए और जिस तरीके से राहुल गांधी ने उस विरोध को टैकल किया और जिस तरह से काले झंडे दिखाने वाले राहुल गांधी के प्रश्नों के सामने निरुत्तर सामने आए दिखे और वह वीडियो वायरल हुआ, इसने भी कहीं ना कहीं भाजपा की पोजीशन को कमजोर करने का काम किया। और आज अगर आप देखें, भाजपा दो फ्रंट पर लीड करती दिखी। जिस तरीके से बंद का आयोजन किया गया और बंद को जबरन इंपोज करने की कोशिश की गई, तो जो आरोप राजद पर भाजपा लगाती दिखी, जिस गुंडे का आरोप लगाती दिखी, आज भाजपा के कैडर सड़कों पर वही करते दिखाई पड़े। और वो ऐसे कैडर थे जो हार्डकोर कैडर थे, जिनके पास मास का सपोर्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जंगल राज के फ्रंट पर जो डिस्कोर्स क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, भाजपा उसमें बैकफुट पर होगी। नंबर 2, महिला सम्मान के मसले पर ये लोग जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर एक बार फिर से बैकफुट पर होंगे। अगेन वोट चोरी का मुद्दा जो है एक बार फिर से लाइमलाइट में आएगा। तो मुझे यह लगता है भाजपा का यह फैसला आत्मघाती होने जा रहा है। भाजपा का फैसला आत्मघाती होने जा रहा है, क्योंकि यहां पे आप साफ साफ बता रहे हैं कि दो बातें, एक तो जंगल राज के डिस्कोर्स को ध्वस्त किया गया और यहां से बीजेपी जो है वो बैकफुट पे है, और दूसरी बात, प्रशांत किशोर जो आगे बढ़ रहे थे उनके बारे में भी सवाल अब पूछे जाएंगे। और या कहें सवाल पूछे जाएं ना पूछे जाएं, लेकिन वो जिस ढंग से मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे थे वो पीछे पिछड़ते हुए नजर आएंगे। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा के बाद परिस्थितियां और भी बदलेंगी। जल्दी जल्दी आना चाहता हूं प्रशांत जी पहले आपके पास, फिर डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, फिर प्रोफेसर रविकांत जी हैं, तमाम साथी हमारे बने हुए हैं, अमलेंदु जी हैं। प्रशांत जी, जरा आपसे प्रशांत किशोर की बात कर रहा था। देखिए, इसलिए प्रशांत नाम बिल्कुल मिलता हुआ, लेकिन उनका काम कुछ और, आपका काम कुछ और। वो साथ दे रहे हैं, आप एक्सपोज कर रहे हैं। जरा एक्सपोज कीजिए, आज अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए। प्रशांत भूषण भी उनसे तुलना कीजिए। हाँ, प्रशांत भूषण नहीं, बिहार की बात मैं कर रहा था, इसलिए मैं बिहार की बात कर रहा था। प्रशांत भूषण तो दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के उसमें छाए रहते हैं। देखिए, बहुत सैद्धांतिक सवाल है, क्योंकि अभी जो है सर्वेश जी ने भी बहुत सारे सैद्धांतिक सवाल खड़े किए। मेरा भी सवाल सैद्धांतिक सवाल है कि बीजेपी क्या अधिनायकवाद के चंगुल में आ गई है? बंद क्यों कराए जाते हैं? आप बताइए, हम लोग इतने समय से, दशकों से पत्रकारिता में हैं, 50 बंद होते हैं, इनकी कवरेज होती है। बंद हमेशा किसी सामूहिक वजह से होते हैं। बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, महिला उत्पीड़न है, दलित उत्पीड़न है, इस पे बंद की कॉल ली जाती है। व्यक्तिगत कारणों से कि मुझको, मेरी माँ को किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा बिहार बंद हो जाना चाहिए, ये बंद के कारण किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं होते हैं।
मैं पहली बार सुन रहा हूं, देख रहा हूं। रोज इस देश में महात्मा गांधी को, पंडित नेहरू को, सोनिया गांधी को, किसको किसको गालियां दी जाती हैं, क्या क्या कहा जाता है, अपशब्द कहे जाते हैं। तो वो उस पर कोई बंद नहीं ऑर्गेनाइज करता, उसकी आलोचना होती है, उसका प्रतिकार करते हैं, हड़तालें नहीं करते उसको लेकर। तो ये हड़ताल या बंद की कॉल एक सामूहिक कॉल है, सामूहिक मुद्दे पर कॉल है। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी आरएसएस की स्थिति बहुत ही खराब है कि आप अगर इस तरीके से चले गए तो आपकी पार्टी एक अधिनायकवाद में चली गई है कि आपके नेता की मां को कुछ कह दिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां है और इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप उसको लेकर बंद कर देंगे उस वक्त जब पंजाब में, हिमाचल में बाढ़ है, 50 लोग, हजारों लोग फंसे हुए हैं, देश में तमाम सारे मुद्दे हैं, और उसमें हेडलाइन मैनेजमेंट के अपने आप को आप उस्ताद मानते हैं। रोज आप हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और सबसे बड़ी हेडलाइन जब आपने जीएसटी के लिए रिफॉर्म्स किया, और जो राहुल गांधी के दबाव में किया, लेकिन किया, उसको भी आप खा गए, उसकी चर्चा भी नहीं हो रही मीडिया में। हम लोग भी जीएसटी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज अगर बिहार का बंद ना हुआ होता तो हम ये शाम की चर्चा जीएसटी पे कर रहे होते जी। तो अपना भी उपलब्धियां आपने खत्म कर दी। चीन से आप लौट कर आए और क्या क्या आपने वहां विदेश नीति के झंडे गाड़े, उसकी भी आपने हेडलाइन जो है उसकी भी खा गए आप। तो एक तो सिद्धांत रूप से और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के हिसाब से भी ये बंद ठीक नहीं था। दूसरा, जो मैंने तमाम सारे वीडियो देखे, एक महिला जिसको कि लेबर पेन हो रहा है, उसको प्रसव पीड़ा हो रही है, एम्बुलेंस में है, गाड़ी में है, उसको रोक दिया और बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से, बहुत ही असंवेदनशील तरीके से बीजेपी का एक नेता कह रहा है कि क्यों हम जाने देंगे, पहले जाना चाहिए था। अब बताइए, वो महिला को प्रसव पीड़ा तो अभी हो रही, तो अभी जाएगी ना, वो कह रहे पहले जाना चाहिए था। तो ये तो जेंडर का जो इशू है, और ये केवल बीजेपी की भावना नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टी में कमी है, लेकिन बीजेपी में ज्यादा कमी है कि जेंडर सेंसिटिव इश्यूज में अगर बीजेपी इस तरीके कॉल लेती है तो उसके नेता, उसके कार्यकर्ता इसके लिए बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। आप देख लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर कैसे बात करते हैं दूसरे प्रवक्ताओं से, सीधे उनकी मां बहन पर आते हैं, सीधे। और अगर महिला प्रवक्ता है तो न जाने क्या क्या कहलाते हैं। तो इसलिए पहली बात तो आपके कार्यकर्ता ट्रेन नहीं है, जेंडर सेंसिटिव इशू है, महिला को गाली दी गई है, माँ की गाली दी गई है, तो एक जेंडर सेंसिटिव इशू, उसके लिए आप ट्रेन नहीं है। और दूसरे की आपने, और आरएसएस के लिए भी एक परेशानी का कारण है, आप इतने बड़े, आपको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे लाल किले से कि आप दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ हैं, आपके 100 साल होने जा रहे हैं, जोधपुर में आप चिंतन शिविर कर रहे हैं, और आपका स्वयं सेवक यहाँ बंद करवा रहा है, महिलाओं को रोक रहा है, टीचर को रोक रहा है, बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहा है। और एक आखिरी बात, जो मैंने वीडियोस देखे उसमें जो चीज दिखाई दी, ये जो वोट अधिकार यात्रा निकली, उसका असर है। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, बंद आप करा रहे हैं, जनता ने इसका सामना किया और डटकर सामना किया, खूब तू मैं हुई सड़कों पर। तो ये जो वोट अधिकार यात्रा का जो असर है, उसने लोगों को हिम्मत दी। और एक आखिरी बात की, एनडीए का बंद नहीं था। मुझे आप देख लीजिए जो फुटेज आ रही है, जो वहाँ वीडियोज आ रहे हैं, उसमें किसके किसके झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, किसके नेता दिखाई दे रहे हैं। तो ये अकेले बीजेपी का था। जी राजीव।
जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अकेले बीजेपी और हालांकि एनडीए से उम्मीद की होगी बीजेपी ने कि मदद मिलेगी, लेकिन मदद मिली नहीं। सरकार बीजेपी और नीतीश बाबू और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन सब की मिलीजुली सरकार है। उपेंद्र कुशवाहा साहब भी उनके साथ हैं, लेकिन कितने लोग थे? सब अपना अपना कार्यक्रम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी भी इधर भाषण दे रहे थे, लेकिन उधर रिस्पॉन्स क्या मिला? क्या यहाँ से बीजेपी और थोड़ा लुढ़क गई है? डॉक्टर राकेश पाठक जी, कैसे देखा जाए? और जो बात यहाँ कह रहे थे हमारे तमाम साथी, क्या यहाँ आपको लगता है कि आज ये बंद करवाकर, जैसे शुरुआत में फर्राह शाकिब जी ने बोला, ये बंद करवाने के बाद परिस्थितियाँ और ख़राब हो गई हैं? अभी चुपचाप बैठे रहते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। आए वहाँ से पुतिन साहब से और शी जिनपिंग से मिलके और वो गुणगान में लगे रहते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर की बातें करते रहते, हवा देते रहते तो शायद थोड़ा अच्छा रहता। लेकिन यहाँ तो आप बिहार पे अटक गए। जी प्रशांत जी। जीएसटी अभी कल ही तो किया हाँ, आपने। जीएसटी पे थोड़ी सी बात करते रहते। राहुल गांधी से किनारा करके वहाँ भी फंसे हुए हैं। राहुल गांधी का वो 2016 का ट्वीट आ गया, 2017 का 9 साल पुराना ट्वीट, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था ये 18% के स्लैब को हटा दो। तो इसलिए जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, अब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी लगातार सेल्फ गोल कर रही है। क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो लगातार हिट विकेट हो रहे। पिछले एक आध साल से अगर आप पूरे बड़े बड़े मुद्दों का अगर आकलन करें तो लगेगा कि हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पार्टी को पीछे हटना पड़ रहा है। जो भारत की राजनीति में चाणक्य माने जा रहे थे, वे इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी रणनीति में चूक कहां हो रही। आज का बिहार बंद भी उनकी उसी बड़ी चूक का सबूत है, परिणाम है, प्रमाण है। देखिए, हमने दिन भर जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी, जनता का विरोध देखा। एक तरफ जब उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है तो आम जनता वहां वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही थी। अभी मैंने ट्विटर पर, एक्स पर देखे कुछ ऐसे लोग। यानी जनता के दिलो दिमाग में मां के सम्मान का मामला इसलिए भी नहीं चढ़ पाया क्योंकि सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी से लेकर उनके समर्थकों के, उनके बाकी सहयोगी दलों के नेताओं के ऐसे ऐसे बयान सामने आ गए जिसके बाद मुंह छुपाने की जगह उनके पास नहीं। तेजस्वी यादव ने एक सो कॉल्ड गोदी मीडिया के चैनल के, उनका जो बिहार तक का चैनल है, उस पर प्रिंट आउट लेकर बैठे थे तेजस्वी यादव, मोदी से लेकर और उनके सहयोगियों के बयानों। मणिपुर में महिलाओं की नग्न परेड से लेकर तमाम सारी घटनाओं, इन सवालों के जवाब तो जनता को चाहिए। जनता की समझ में आया कि कोई गाली राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने नहीं दी। हम बार बार कह रहे हैं, आप सब भी कह रहे हैं कि जिसने गाली दी, कानून में जो सबसे बड़ी सजा हो उसे मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ही क्यों, किसी साधारण से साधारण नागरिक को उसकी मां को गाली देना अक्षम्य अपराध होना चाहिए। अब बात यह है कि इस वक्त जिसके प्रतिकार में यह आंदोलन किया जा रहा है, नैरेटिव चेंज करने के लिए, मुद्दा बदलने के लिए मां के अपमान का मुद्दा लाया गया। वो मूल मुद्दा तो वोट चोरी का है और आज शायद मेरे संज्ञान में नहीं, इससे पहले कभी हुआ हो, किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर वोट चोरी गद्दी छोड़ जैसे, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे इससे पहले लगाए हूं। आज ये दृश्य स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद नारे लगाए। आमतौर पर ऐसे प्रदर्शन में विधायक या बड़े सदन में हम देखें तो सांसद नारे लगाते हैं, सदन के नेता इस तरह के नारे नहीं लगाते जी। तो ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी तेजस्वी यादव, राजद वगैरह वगैरह अपने मूल मुद्दे पर वापस लौट गए। भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की बेचैनी ही यह है कि जनता मूल मुद्दे से विमुख नहीं हो रही, उसके ध्यान में वोट चोरी का मुद्दा बना हुआ है। और सबसे ज्यादा सतर्कता कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी ये बरत रहे हैं कि वे इस बार उनके ट्रैप में नहीं फंसे।
डॉक्टर साहब, पिछले एक दशक से होता यह था कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, उनका सोशल मीडिया सेल, उनके रणनीतिकार पिच तैयार करते थे, ग्राउंड तैयार करते थे, विपक्ष उस पर आके खेलता था, टर्फ तैयार करते थे, कभी एस्ट्रो टर्फ, कभी और मिट्टी का मैदान, और उसमें मात खा जाती। अब हो ये रहा है कि राहुल गांधी, खास तौर से राहुल गांधी, पूरी ईमानदारी से उनको श्रेय देना पड़ेगा कि अब राहुल गांधी एजेंडा तय कर रहे हैं, वे टर्फ बिछा रहे हैं, वे पिच तैयार कर रहे हैं, वे रोलर घुमा घुमा कर समतल करके मैदान बना रहे हैं और कह रहे हैं आइए अब इस पर खेलें। अभी से उन्होंने कह दिया है कि हाइड्रोजन बम नाम की एक पिच और तैयार होने को है और वहां आकर जिसको मुकाबला करना हो कर दे। तो ये दो मुद्दे हैं। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह रणनीतिक तौर पर असफल हो रहे हैं। राजनीति में देखिए, सब पार्टियों को अधिकार है कि वे जो चाहें वो मुद्दा उभारें, जो एजेंडा चाहें उसे सामने लाकर रखें। मैं इसको भी गलत नहीं मानता कि मोदी शाह और उनकी पार्टी ने मां के सम्मान को मुद्दा बनाया, कोशिश की कि बिहार बंद के जरिए पूरे देश में कोई संदेश जाए, यद्यपि पूरा देश अभी उनके लक्ष्य में, उनके एजेंडे में है नहीं। अभी तो बिहार पहले करना चाहिए था ना डॉक्टर साहब, ये पहले करना चाहिए था। आप इंतजार क्यों कर रहे थे आप मोदी जी के लौट के आने का? और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप शब्दों को आगे बढ़ाएंगे, उसको तो आप ढकिए जी। बिल्कुल, कोशिश ये करना चाहिए थी कि एक किसी सिरफिरे ने कोई गाली दी, उसे निग्लेक्ट करके, इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। वो ऑलरेडी जेल की सलाखों में है, वो सलाखों में, इससे अधिक क्या कर लेंगे आप उसका। और पूरे देश के सामने ये हकीकत है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने गाली नहीं दी, वे मंच पर नहीं थे उस वक्त। तो ये जो रणनीतिक चूक हुई है, ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि बीजेपी जो 11 साल से सत्ता में है, जो सचमुच में है दूसरी पार्टियों से बेहतर रणनीति बना रही थी पिछले एक दशक से, उसकी योजनाएं, उसके चुनाव प्रचार के तरीके, उसके एजेंडे, उसकी हेडलाइन, उसके बैनर पोस्टर सब दूसरों से बेहतर हुआ करते थे। अब हालत यह है कि सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे पोस्टर चल रहे हैं आज के प्रदर्शन के, जिसमें कई जवान, बूढ़े, बच्चे हाथ में बैनर लिए जिसमें लिखा है मैं भी मां। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? पुरुषों के हाथ में मैं भी मां हूं का पोस्टर, ये देखिए मैं भी मां जी। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि अब इस विफलता से बौखला कर मोदी शाह कुछ और बड़ा करने की सोच रहे होंगे, पार्टी कुछ और योजना बना रही हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बात हम और आप समझ रहे हैं, हमारे पैनल में बैठे हुए लोग, बिहार की आम जनता ये बात समझ रही है कि ये मुद्दा नहीं चल पाया है। इसकी सूचना अपने इंटेलिजेंस तंत्र के जरिए, पार्टी के संगठन के जरिए, संघ के स्वयंसेवकों के जरिए, क्या सचमुच में नरेंद्र मोदी, अमित शाह तक ये सूचना नहीं पहुंची होगी कि ये गुब्बारा फूट गया है? ये मां के सम्मान का जो पटाखा उन्होंने एटम बम समझकर फोड़ा था, ये फुस्सी बम साबित हो गया है। किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जब ये सूचना वहां पहुंची होगी तो इसके प्रतिकार के लिए कुछ नया करने की योजना चल रही है। सिंपल सी बात है डॉक्टर साहब, सिंपल सी बात है कि जब पहले नरेंद्र मोदी जी सोनिया गांधी के लिए इतने अपशब्द कह रहे थे, नरेंद्र मोदी का पूरा कुनबा, बीजेपी के साथी, उनके आरएसएस के साथी क्या क्या नहीं कहा, राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा, तब आपको दूसरे का सम्मान दिखाई नहीं दिया। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनको ऑन एयर एक नहीं कितनी बार गालियां दी, तब समाज में नहीं आया। तारिका पासवान, सुरेंद्र राजपूत, ठीक इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद सुरेंद्र राजपूत का एक्सक्लूसिव देखिए आप इसी कार्यक्रम के बाद, और इसी मसले पे उनसे मैंने बात की है कि आखिर उनको तकलीफ नहीं हुई होगी कि उनकी मां को कितनी भद्दी गालियां, और एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार प्रेम शुक्ला दे रहे थे। इन्होंने चिट्ठी लिखी बीजेपी के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? कोई जवाब ही नहीं आया। आप तो सम्मानित करते हैं, आप तो बलात्कार में आरोपी जो अंदर रहता है, बाहर निकल के आता है, उसके गले में माला पहनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, मिठाई खिलाते हैं। क्या ये इस देश की परंपरा यही रही है? ये गांधी का देश है, ये वो देश तो नहीं है। डॉक्टर साहब, आप तो गांधी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
आपके पीछे गांधी जी लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ आपके पीछे गांधी जी हैं, चरखा पीछे भी यहाँ भी है, यहाँ भी है जी। हम सबके दिल में, हम सबके दिल में, हम सबके हैं, पूरे भारत, पूरी दुनिया के दिल में, पूरी दुनिया। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां एक गांधी जी का स्टेचू ना हो। जहां चले जाइए, जिस देश में चले जाइए, उनको भी गाली देते हैं, गांधी को गाली देते हैं ये लोग, उनका अपमान करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना का हाथ पकड़कर वोट मांगते हैं कि इसको दिया गया एक एक वोट मुझे मजबूत करेगा। वे महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। ये सारे पोस्टर तेजस्वी ने दिखाए थे आज कॉन्क्लेव में जी। प्रज्वल रेवन्ना का हाथ पकड़े हुए मोदी जी, बहुत लंबी फहरिस्त है। उसके बाद आप कहते हैं गालियां मेरे लिए टॉनिक है। भाई जब आप गालियों को, अपशब्दों को टॉनिक की तरह इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये देश बंद क्यों करवा रहे हैं? फिर बंद क्यों करवा रहे हैं? दो चार और गालियां दिलवा लो, तब तो खुश होते, थोड़ा उकसाते, कुछ लोगों को भेजते, दो चार गालियां मिलती, टॉनिक लेते, चुनाव जीतते। क्या प्रोफेसर रविकांत जी, अब तो आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, देखिए दो चार दिलवा देते, मोदी जी का भला करना था तो। मुझे तो वो दिनकर की पंक्तियां याद आ रही हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब जो हालात हैं, एक तो ये इशू हो नहीं सकता था, इसलिए नहीं हो सकता था कि जिसने ये अभद्रता की, और निश्चित रूप से ये असहनीय है और किसी को भी दी गई होती, सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई, वो गाली राहुल गांधी जी को दी गई होती, मुझे दी गई होती, आपको दी गई होती, सबको बुरा लगता। वो सबके लिए अपमानजनक है, कोई प्रधानमंत्री मोदी अलग थोड़ी है। और उस व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया, तो आप क्या करेंगे? प्राण लेंगे क्या? और उसके बाद इल्जाम किस पर? इल्जाम लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो सभा में थे भी नहीं, वो माफी मांगे, और फिर आप ये पूरा तमाशा करते। अभी प्रशांत जी जिस बात को कह रहे थे कि वहां पे इस तरह की घटनाएं हुई, मुझे लगता है कि प्रशांत जी कई बार बीजेपी के लोगों को बहुत छूट दे देते। ये बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी है कि उन्होंने एक गर्भवती महिला की गाड़ी नहीं निकलने दी, या लोगों को वहां मारा पीटा, या जबरिया बसें रोकी। ये सारा कुछ खेल, और महिलाओं के खिलाफ खुद अपमानजनक व्यवहार कर रहे थे। ये ऐसे नहीं हो रहा था कि कोई दो चार उसमें मूर्ख टाइप के लोग हो ये कर रहे हो, या महिलाओं के प्रति इनका कोई सेंस नहीं है, कोई प्रतिष्ठा कभी रहती नहीं इनके दिल में। ये बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी है। ये वो लोग हैं जो भयानक रूप से पितृसत्तात्मक हैं, भयानक रूप से वर्णवादी हैं, भयानक रूप से जो सामंतवादी हैं, लाठी चलाना, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को दर्द देना, ये इनकी फितरत में है। इन्हें कोई संवेदनशीलता नहीं है। संवेदनशीलता होगी आपको, हमको, प्रशांत जी को, तो वो जिस अंदाज में ले रहे हैं इनको, आरएसएस की पूरी जो ट्रेनिंग है वो इसी पर बेस्ड है। और क्या क्या होता है उस ट्रेनिंग में कौन नहीं जानता। मैं आज नेहरू जी को पढ़ रहा था। नेहरू जी ने पूरे आरएसएस के बारे में जो कहा, अपने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, और जो फांसीवादी कहा कि जो अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं, ये भयानक रूप से सांप्रदायिक है। ये इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, हिंसक माहौल पैदा करना चाहते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर की तरह है, नेहरू जी भी कह रहे थे कि इन्हें रोका जाना चाहिए। लेकिन भूल जो नेहरू जी की थी कि साहब वो डेमोक्रेटिक तरीके से सब कुछ करना चाहते थे। मैं भूल इसलिए कह रहा हूं कि वो आज के लिहाज से अगर आप देखिएगा
नेहरू जी बड़ा दिल रखते थे, वो सोचते थे कि शायद इनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए वो भूल है। ये वो लोग हैं जो तब भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। इनके भीतर कोई मानवीयता है ही नहीं। तो चाहे कोई महिला प्रसव पीड़ा से बेहाल हो, या कोई अपने स्कूल जा रहा हो, या बच्चों को रोका गया। क्यों रोका गया? ये नहीं चाहते कि कोई पढ़े। अगर कोई पढ़ेगा तो कल को रोजगार मांगेगा, डिग्री दिखा देगा जी। अब यहां फर्जी डिग्री वालों की सरकार चल रही है, तो क्या होगा? अब बिहार में जो आप कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि ये अच्छा हुआ। जो इनको नहीं समझ में आ रहा कि अब हो क्या रहा है और हमको करना क्या है, और जब जब ये स्थिति होती है तब तक ये हिंसा पर उतर आते हैं। इनके पास एक ही विकल्प है, इसके अलावा और कुछ नहीं। नफरत को राहुल गांधी ने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। अब आपके पास लठैत बचे हैं, वो भी बहुत कम। खुद ही लाठी लेकर के उतरना पड़ेगा। लेकिन यहां जो चल रहा है, भतीजों को तो साहब पैसा कमाया जा रहा है। लठैत कौन बनेगा? वही दलित पिछड़ा। अब बिहार में वो भी नहीं बन रहा है। तो कुछ ऐसे लोग जो आरएसएस की शाखाओं में लाठियां चला रहे थे, उनको लगाया गया, जिनके भीतर कोई मानवता नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई स्त्री के प्रति उनकी हमदर्दी नहीं, कोई बच्चों के प्रति हमदर्दी नहीं। ये भयानक रूप से अमानवीय लोग हैं जी। और ऐसे लोगों का इस समाज में रहना ही, होना ही अपने आप में समाज का संकट है। डेमोक्रेटिक तरीके से ये आज तक नहीं बदले। ये अंग्रेजों की दलाली करते करते यहां तक पहुंच गए। मानसिकता वही है। जो सबल है उसके आगे घुटनों के बल बैठ जाना, और जो दुर्बल है उस पर लाठियां चलाना। अभी आपने कहा था कि ये गांधी जी का देश है। वो कायरता और वीरता में जो फर्क करते थे, वीरता वो है जो सामने वाले की लाठी को भी, उसको भी बेबस कर दे, लाचार कर दे। और वो तमाम परिदृश्य याद होंगे जहां 8 लोग बढ़ते थे भारत माता की जय कहते हुए जी। और अंग्रेजी फौज के सिपाही लाठियां चलाते थे, खून से लबालब होकर के वापस लौटते थे, फिर एक टोली निकलती थी। इसको कहते हैं वीरता। और ये वो कायर लोग हैं काका कि ये सबल के आगे घुटने टेकते हैं, और भी ये बिलों में घुस जाएंगे। जैसे ही सरकार बदलेगी, इनके ये आस्तीन के सांप है, ये हवा नहीं लगेगी, कहां गए? फिर ढूंढेंगे राकेश जी और प्रशांत जी की कहां चले गए हैं, आजकल नजर नहीं आ रहे। तो ये जो स्थितियां हैं वो हम ही लोग देखेंगे। अच्छा है ये वीडियो रहेंगे अब कि गए कहां। इसलिए मैंने कहा था ना कि दिनकर जी ने जो लिखा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब ये बचा नहीं है कुछ भी। जब नहीं बचा है तो फिर ये हिंसा पर उतर आए हैं। अच्छा है कि लोग इनका तमाशा और इनकी नामर्दगी देख रहे हैं इनका कायराना हरकत को, और उसका जवाब इनको बराबर मिलेगा। बिहार में भी मिलेगा और पूरे देश में भी मिलेगा। राजीव जी जी। अमलेंदु जी, बिहार बंद कितना फायदेमंद, कितना नुकसानदायक बीजेपी के लिए? राजीव जी, बिहार बंद करके मोदी जी ने बीजेपी की वोटबंदी करवा दी। नारे तो लग रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़, और वोटबंदी कहा जा रहा था एसआईआर को। लेकिन मोदी जी ने वो तो जो था एसआईआर, उसको तो मालूम पड़ा कि डंडा पड़ गया है चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का, तो वो तो वोटबंदी नहीं हो पाएगी इतनी आसानी से। लेकिन मोदी जी ने वोटबंदी करवा दी। अब आज राजीव जी, मोदी जी बोल रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो बता रहे हैं कि कांग्रेस होती तो 100 रुपए 25 रुपए टैक्स लगा दी। आज माँ को भूल गए। ये कैसा आदमी है राजीव जी, समझ में ही नहीं आता है कि अपनी माँ को गाली दिलवाने के विरोध में बिहार बंद करवा देता है, अपनी माँ को आज ही भूल जाता है। बड़े विचित्र प्रकृति के प्राणी लगते हैं मोदी जी। अरे भाई, आज भी तो अपनी माँ को याद करते, आज काहे याद नहीं कर रहे अपनी माँ को? तो बंद आपने आज करवाया था, तो आज भी माँ को अपनी याद करना चाहिए था।
मैंने तो नहीं सुना मोदी जी के मुंह से आज अपनी माँ का नाम एक भी बार इस बात को लेकर। आप में से किसी ने सुना हो तो मेरा ज्ञानवर्धन अवश्य कीजिएगा कि नहीं नहीं मोदी जी आज भी बोले अपनी माँ को, उन्होंने आज भी याद किया है। तो बिहार में बंद करवा के मोदी जी ने और महिलाओं पे हमले करवाकर, शिक्षिकाओं को गालियां दिलवाकर, शिक्षिकाओं पे लात घूंसे चलवाकर, लोगों पे लात घूंसे चलवाकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोटबंदी का पक्का इंतजाम कर दिया है। अब पता नहीं मोदी जी की दुश्मनी बीजेपी से है कि नीतीश कुमार से, किससे, तो मोदी जी जाने किससे दुश्मनी है, लेकिन ये काम मोदी जी ने आज कर दिया है, ये साफ तौर पर समझ आता है। तो कुल मिला के जो बिहार की स्थिति है उसमें मोदी जी का ये दांव उल्टा पड़ा है और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इसका आने वाले समय में नुकसान होगा। और मोदी जी ने ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब कोई मोदी जी को कितनी भी गालियां दे, मोदी जी की अब गालियों का असर ना मोदी जी पे होने वाला है ना किसी और पे होने वाला है। जी, गालियों का असर कहाँ होगा ये देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव का वक्त है और ऐसे में क्या मुद्दे से भटक गई है या मुद्दे हैं ही नहीं बीजेपी के सामने। ज़रा प्रशांत जी, चुनाव तो बहुत हैं, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव तो है ही, बिहार की बात जब हो रही है तो आज उपराष्ट्रपति वहीं थे, उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट वहाँ थे, और इधर लेकिन क्या मुद्दे का अभाव हो गया नरेंद्र मोदी के सामने? देखिए, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो वोट चोरी का है। अगर हम बीजेपी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वोट चोरी वो नहीं कहेंगे, लेकिन जो एसआईआर चल रहा है बिहार में, इसमें 65 लाख लोगों के नाम उड़ा दिए गए और उसमें बीजेपी एंट्री ले ही नहीं सकती है। ये बीजेपी का नुकसान है। आप भी बिहार के हैं, हमारे साथी बिहार, सर्वेश जी बिहार से हैं। बिहार का कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बिहार का नहीं होगा जिसका जो 65 लाख वोट कटे हैं या एसआईआर से प्रभावित नहीं होगा। या वो होगा या उसका कोई दोस्त होगा, परिवार का लोग होगा, रिश्तेदार होगा, कोई ना कोई होगा। तो ये कहानी पूरे बिहार की कहानी है और इसमें बीजेपी एंट्री नहीं ले सकती है। इस चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा। चुनाव जब भी घोषित होंगे, अगर इस एसआईआर पे के इलेक्टोरल रोल पे चुनाव हो गए तो बड़ी संख्या में लोग मिलेंगे जो वोटिंग बूथ में खड़े होंगे, जाके प्रोटेस्ट करेंगे और जिनके नाम नहीं होंगे। इसमें बीजेपी की एंट्री मुश्किल है, संभव ही नहीं है। ये उनसे चूक हो गई कि इलेक्शन कमीशन के जरिए उन्होंने चुनाव जीतने का फॉर्मूला तय किया कि जब उनको नेगेटिव फीडबैक मिला तब उन्होंने 24 जून को ये आदेश करवा दिया। उसके पहले तक कोई खबर नहीं थी। दूसरा, वो बिहार के अंदर सबसे बड़ी समस्या होगी कि नीतीश कुमार का सवाल, कि नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अगर नीतीश कुमार के बारे में फैसला करना होगा तो बिहार का एक जेडीयू के अंदर या बीजेपी के एनडीए खेमे में अभी भी नीतीश कुमार सबसे लोकप्रिय नेता है पूरे एनडीए खेमे में। तो नीतीश कुमार के बारे में आपको कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी की यात्रा जो है वो कामयाब हो गई, उस पर लोगों का असर है। तो सबसे बड़ा असर तो यही जा रहा है कि आपके पास मुद्दों का अभाव है और बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं चलता है। कोशिश कर चुके हैं पहले भी ये 2018 में, लेकिन वो नहीं चला। तो बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं चल सकता, ये सबसे बड़ी समस्या है। सोशल जस्टिस का मामला जहां तक है, बिहार की सरकार ने कास्ट सर्वे करवाया, जातिवार सर्वे करवाया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी तक। आरक्षण की सीमा उसके हिसाब से नहीं बढ़ाई। वो सारे मुद्दे अभी इंडिया गठबंधन के पास है या बिहार में कहे तो महागठबंधन के पास है। तो बीजेपी के पास मुद्दों का अभाव है। और आज जो हुआ है, ये जो बीजेपी बंद में, वो बीजेपी के बंद में जी, इसने बीजेपी के सामने और बड़ा संकट खड़ा कर दिया है कि यहां से वो आगे कहां जाएंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव,
CPI-ML या वीआईपी पार्टी, इन सब के पास मुद्दे हैं। सोशल जस्टिस का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं। इनके पास उसका काउंटर नहीं है और हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा है, तो संकट तो है। और जो हाल के सर्वे बता रहे हैं कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी घटी है, असर ये दिखाई दे रहा है कि जो युवा लोग हैं उनमें राहुल गांधी और तेजस्वी क्योंकि वहीं के हैं, तो उनके प्रति बहुत स्वीकार्यता बढ़ी है बिहार के अंदर। राहुल गांधी के प्रति तो बढ़ी है, और ये बड़े लोकतंत्र के लिए बड़ा स्वास्थ्य जो है, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी बात है कि मैंने कई लोगों को, कई खासकर युवाओं की बातें सुनी जो कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता के तौर पे वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जो रेटिंग है विपक्ष के नेता के तौर पे वो 50% से ऊपर है, जिसमें 28% लोग ये कह रहे हैं कि उनका काम आउटस्टैंडिंग है। ये तो इंडिया टुडे के में जो सर्वे हुआ उसकी बात बता रहा हूँ आपको, मूड ऑफ द नेशन जी। तो अगर देश की जनता विपक्ष के नेता को भी एक काम मान रही है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मान रही है राजनीति में, तो ये अच्छी बात है। और बिहार में ये बड़े पैमाने पर ये बात गई है कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के लिए बड़े मुश्किल है कि उनको नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट देना है, और ये वोट चोरी का मामला बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में तारीख आएगी तब बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन कुछ ना कोई ऐसा करता रहेगा कि ये मुद्दा जीवित रहेगा जी। तो परेशानी तो है, इनको परेशानी है बिल्कुल, लेकिन क्या परेशानियां इनके पास, तो जो आप बता रहे हैं, ज़रा सर्वेश जी के पास आना चाहता हूं। और चुनाव में जाने से पहले नीतीश बाबू, बीजेपी या उनका इधर जीतन राम मांझी, इनके पास क्या मुद्दे हैं, किस आधार पे ये वोट मांगेंगे, कुछ दिखाई देता है सर्वेश जी? देखिए, अभी नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए कई संकटों का सामना कर रही है, जिनमें एक संकट है नेतृत्व का संकट। अब भाजपा के कंटेक्स्ट में बात करूं तो बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है नॉर्थ इंडिया में जहां पर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और पूरी ताकत झोंकने के बावजूद उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है कि वह अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ सके। नंबर 1। नंबर 2, आप गौर करें कि भाजपा में जितने भी नेता आपको दिखेंगे उनमें से क्या कोई नेता वर्तमान में नीतीश जी या तेजस्वी यादव के कद का है, या क्या वह उनका विकल्प बनने की स्थिति में है, और क्या भाजपा के अंतर्गत उसकी वह स्वीकार्यता है। तीसरी चीज जो समस्या है वह यह कि नीतीश जी को लेकर के जो एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि नीतीश जी अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन दे सके। एट द सेम टाइम भाजपा इस पोजीशन में नहीं है कि नीतीश जी का कोई बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर सके। एंड एट द सेम टाइम जदयू के अंतर्गत देखा जाए तो लगातार ये कोशिश हो रही है कि नीतीश जी की जगह जो है निशांत को बैठा दिया जाए। तो अगर इसके फ्रंट पर देखें तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कई सारे मसले भाजपा के एनडीए के हाथों से छीन रहे हैं। दूसरी चीज एक देखेंगे कि चाहे जितना, एक तो सुशासन बाबू वाली छवि लगातार कमजोर पड़ रही है, खुद भाजपा के कैडर लॉ एंड ऑर्डर को डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में चैलेंज कर रहे हैं, और एक परसेप्शन निर्मित हो रहा है कि डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर जो है वह कहीं ना कहीं जंगल राज का आभास दे रहा है। यद्यपि इस मेटाफोर से मैं सहमत नहीं, तो कहीं ना कहीं वह मसला भी छीन रहा है। दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें, रोजगार के मसले पर आप देखेंगे तो मैं महागठबंधन
को इस बात का श्रेय देना चाहूंगा कि आज महागठबंधन का नेतृत्व करते हुए नीतीश जी के समय रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू हुई, टीआरई की शुरुआत हुई। और अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जनता भी ये डिफ्रेंशिएट कर पाने की स्थिति में है कि महागठबंधन सरकार को नेतृत्व प्रदान करने के पहले रोजगार प्रदान करने का क्या रिकॉर्ड एनडीए को रहा और महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई है, कहीं न कहीं महागठबंधन से अलग होने के बाद भी वही प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो इस पर जो क्रेडिट एनडीए का बनता है, तेजस्वी और महागठबंधन उसको काउंटर बैलेंस करने की स्थिति में है। तीसरी चीज, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वेरियस पैरामीटर पर देखें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का दावा जितना नीतीश के नेतृत्व में सरकार करे, लेकिन आप जाकर के देखें 2005 के आसपास जो नेशनल एवरेज थे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंट पैरामीटर के, और उस समय सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो बिहार के कंटेक्स्ट में थे, दोनों के बीच का गैप अगर आप देखें तो आप पाएंगे वो गैप पिछले 20 वर्षों की तुलना में कम होने की बजाय यह गैप बढ़ा है। और नीतीश के नेतृत्व में बिहार के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सबसे बड़ी त्रासदी है। और एक और छोटी सी चीज की ओर इशारा करना चाहूंगा, एसआईआर के कंटेक्स्ट में जो आपने चर्चा जी, एसआईआर के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने निकले, म्यांमारी के रोहिंग्या कितने निकले, ये आज तक नहीं पता चल सका। और 65 लाख के डिलीटेड लिस्ट में इसके कहीं संकेत नहीं मिलते। लेकिन आप गौर करें, ये 65 लाख जो हटे, मरे हुए लोगों को छोड़ दें, जो नहीं मिले या जो स्थानांतरित हुए हैं, आप गौर करें परमानेंट जो है शिफ्ट जो होता है माइग्रेशन में, अपर कास्ट का जो माइग्रेशन होता है वहां पर परमानेंट शिफ्ट आपको दिखता है। और इसलिए जो स्थानांतरित वोटर हैं या जो एब्सेंटी वोटर हैं, उनमें अपर कास्ट का अच्छा खासा अनुपात है जो बीजेपी के कोर वोटर हैं। दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें, चाहे पिछड़े के कंटेक्स्ट में बात करें, चाहे दलितों के कंटेक्स्ट में बात करें, पिछले 1.5-2 वर्षों के दौरान आप देखेंगे नॉन रेसिडेंट बिहारी को बिहार के बाहर भारत के विभिन्न हिस्सों में मोबिलाइज करने की जो रणनीति भाजपा ने तैयार की, उस पर जो संसाधन खर्च किए, एक डिस्कोर्स क्रिएट करने का प्रयास किया। आप अगर गौर करें तो पिछड़े और दलितों के समूह में भी बड़ी संख्या में ऐसे वोटर जो टेम्पररी माइग्रेट हुए हैं, उनका नाम भी लिस्ट से बाहर हुआ है। और इसलिए आप देखेंगे एसआईआर के मसले पर न केवल महागठबंधन की बेचैनी बढ़ी है, बल्कि लेटर फेज में भाजपा का नेतृत्व भी, एनडीए की लीडरशिप भी जो है असमंजस की मनोदशा में दिखाई पड़ती है। हो सकता है एसआईआर का पूरा मसला जो है वह एनडीए के लिए भी वोट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं अपने पैनलिस्ट साथियों की इस बात से सहमत हूं कि जहां महागठबंधन के पास एक से एक मसले हैं जो आने वाले समय में इलेक्टोरल डिस्कोर्स को प्रभावित करेंगे, वहीं कहीं न कहीं उन तमाम मसलों पर एनडीए और उसके सहयोगी दल जो है बैकफुट पर दिखाई पड़ेंगे। और एक अंतिम बात, आप अगर गौर करें तो इन्होंने लगातार महागठबंधन के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इसके कारण पॉलिटिकल कंट्राडिक्शन को जो है वो पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने की कोशिश की, उसको तूल देते हुए। लेकिन राहुल गांधी की जो लीडरशिप रही वोट अधिकार यात्रा के दौरान, उस लीडरशिप की 2-3 खासियत आप नोटिस करेंगे। नंबर 1, उसने जंगल राज के पूरे मेटाफोर को बैकग्राउंड में पहुंचा दिया है। लग रहा है कि राहुल गांधी महागठबंधन को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं बिहार में। नंबर 2, राहुल गांधी की यह लीडरशिप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और सीट एलोकेशन के कंटेक्स्ट में राजद की मनमानी पर, राजद के नेतृत्व की मनमानी पर
इफेक्टिवली अंकुश लगा पाने की स्थिति में होगी। और मैं कह सकता हूं कि 2020 में जिस तरीके से राजद ने मनमानी की थी अपने गठबंधन सहयोगी दलों के साथ, वो इस बार नहीं होने जा रहा। और इसका फायदा निश्चित तौर पर न केवल महागठबंधन के सहयोगी दलों को मिलने जा रहा है, बल्कि इसका फायदा राजद को भी मिलने जा रहा है। शायद राजद इस बात को समझ रही है, इसलिए तेजस्वी ने राहुल गांधी के उस नेतृत्व को स्वीकार किया। जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर SIR जो है ये भी इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? और जैसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये मामला 65 लाख लोगों के जो वोट कटे हैं, बहुत कम इसमें लौट के आ रहे हैं। कई लोगों के तो कट गए, मतलब कट गए। और अगर यही स्थिति रही तो ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया गठबंधन के ही या महागठबंधन के ही जो वोटर्स हैं उनके ही काटे गए होंगे। हालांकि इस पे भी बहुत सारे रिपोर्ट्स आई हैं और बहुत अलग अलग ढंग से हैं। ज़रा इसको भी बीच बीच में एक्सपोज करना चाहिए। मैं और अभी चूँकि सर्वेश जी ने इधर बात छेड़ी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस पर आप अपनी बात भी रखिए। सर्वेश जी ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से बिहार की जमीनी हकीकत बता दी। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा SIR ही रहने वाला है। सहायक मुद्दे के तौर पर बेरोजगारी होगी, कानून व्यवस्था की स्थिति होगी। और सर्वेश जी ने ठीक कहा कि जो जंगल राज वाला ठप्पा लगा हुआ था लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी पर, वो बहुत धुंधला हो चुका है। क्योंकि पिछले कई सालों में नीतीश कुमार के अपने राज में अपराध कहां पहुंच गया। भले भोंपू मीडिया ने, गोदी मीडिया ने इसे जंगल राज इतना कहा, लेकिन जो समानांतर मीडिया है उसने तो बताया ही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में कितनी खराब है। इसलिए मुझे लगता है कि अब NDA गठबंधन के पास कोई मुद्दा, ठोस मुद्दा नहीं कि वो किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाए। सरकार उनकी खुद की है, तो अब कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसा जो उनके खिलाफ आने वाला उसका काउंटर करने के लिए कोई चीज सरकार लालू यादव, तेजस्वी यादव की होती तो इनके पास बहुत सारी चीजें होती कहने की। आज वे न तो रोजगार की बात कर सकते हैं, न कानून व्यवस्था की बात कर सकते हैं, न SIR पर कोई ऐसा तार्किक जवाब दे सकते हैं कि 65 लाख लोगों के वोट कटे और बीजेपी ने विरोध क्यों नहीं किया। जी। राहुल गांधी जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दलों को ऐतराज है आयोग की इस पूरी गतिविधि पर, प्रक्रिया पर, बीजेपी को क्यों नहीं है? आखिर वो भी तो एक राजनीतिक दल है। और आपने ठीक कहा, इस बात की गारंटी हम और आप भी नहीं ले सकते कि सचमुच में सिर्फ भाजपा विरोधी दलों के समर्थकों के वोट कटे होंगे। इसके लिए कोई बहुत आसान तरीका थोड़ी है कि आयोग चिन्हित करके एक एक आदमी के वोट काट रहा होगा। तो वोट तो उनके लोगों के भी कट रहे होंगे, पर बोल क्यों नहीं रही भाजपा? यह संदेह बढ़ाने वाली बात है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी पर भारतीय जनता पार्टी खामोश। बिहार का मतदाता, बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं। अंतिम बात, प्रशांत जी ने संक्षेप में जो आशंका जताई है वो मतदान के दिन कितनी बड़ी हो सकती है, इसकी कल्पना, इसका अंदाजा अभी से किया जा सकता है। हजारों लाखों लोग मतदान केंद्रों पर ऐसे हो सकते हैं उस दिन, जिस दिन वोट डालने शुरू होंगे, तब कैसी अराजक स्थिति पैदा होगी। जीवित आदमी खड़ा होगा, वो कहेगा मेरा वोट क्यों नहीं है, मतदाता सूची में मैं क्यों शामिल नहीं हूं। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमने तो बाद में संशोधन के लिए जो टाइम लिमिट थी उसमें भी आवेदन किया था, ऑनलाइन किया था, सब कुछ किया, फिर भी नाम नहीं मिले। तो हम सिर्फ अभी सोच सकते हैं कि मतदान के दिन भी बिहार को बड़ी अराजकता का सामना करना पड़ सकता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की होगी और उसकी पीठ पर जिनका हाथ है, मोदी शाह एसोसिएट, वे सब इसका जिम्मेदार। जी प्रोफेसर रविकांत जी, विपक्ष के मुद्दे क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, विपक्ष ने तो बहुत स्पष्ट तौर पर इस देश में बेरोजगारी से लेकर के और किसानों के मुद्दों तक, दलितों, पिछड़ों के सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की।
लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है वोट चोरी का। आप मुद्दे उठाते रहिए, महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाते रहिए, आप अल्पसंख्यकों के सम्मान का मुद्दा उठाते रहिए, लेकिन जब मरे हुए लोगों के वोट बने हुए हैं, वो जिंदा लोगों को मार दिया जा रहा है, उनका वोट काट दिया जा रहा है, फर्जी वोट के जरिए चुनाव जीते जा रहे हैं, उस समय केंद्रीय मुद्दा क्या होगा? जहां लोकतंत्र को लूट तंत्र में तब्दील किया जा रहा है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है, उस समय केंद्रीय मुद्दा क्या होगा? उस समय विपक्ष का, समूचे विपक्ष का केंद्रीय मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़। जी। आज ममता बनर्जी ने भी उसी बात को कहा। जी। लोकतंत्र को लुटने नहीं दिया जाएगा। और ये 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन के बाद वयस्क मताधिकार मिला था। वो इस बात को क्या समझेंगे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन में वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिख करके दे रहे थे अंग्रेजों को कि हम दबाएंगे इसको, हम उभरने नहीं देंगे। सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने क्या किया था? और वयस्क मताधिकार पर तो गोलवलकर का मैंने स्टेटमेंट इधर देखा कि ये कुत्ते और बिल्लियों को अधिकार देना है। ये कुत्ते बिल्ली कौन है आप समझ सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। आरएसएस की नजर में कुत्ते बिल्ली कौन है? इस देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े, जो कमजोर तबके के लोग हैं, महिलाओं तक को इन्होंने कभी इंसान नहीं समझा। और वो नेहरू, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पटेल, सबने मिलकर सर्वसम्मति से इस देश में पागलों को छोड़ करके जो 18 साल की उम्र से अधिक व्यक्ति है उनको वयस्क मताधिकार दिया। और इसके लिए दिया कि इस देश के संविधान पर, इस देश के समूचे तंत्र पर देश के लोगों का अधिकार होगा। लेकिन अब आप वही ताकत छीन रहे हैं, लोगों को 5 किलो राशन में निपटा दे रहे हैं, उनको लाइन में खड़ा कर दिया। ये राजतंत्र चल रहा है साहब। मोदी जी 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, सऊदी अरब जाते हैं, वहां होटल का पेमेंट करके आते हैं, और इस देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है? आपने भिखमंगों की फौज खड़ी कर दी है। नौजवान रोजगार मांग रहा है तो उसको आप लाठियां दे रहे हैं। हाँ, वो कर सकता है, वो कांवड़ यात्रा ढो सकता है, तो फिर गुलाब के फूल बरसाए जाएंगे। ये जो इस देश में लोगों को बांट करके, विवेकहीन बना करके, लोगों को हिंसक बना करके जो वोट चोरी करके सत्ता में पहुंचने का षड्यंत्र किया जा रहा था, राहुल गांधी ने एक झटके में, और अभी तो उन्होंने कह रखा है कि अभी तो केवल एटम बम था, अभी हाइड्रोजन बम आना बाकी है। अब ये जो बम चलने वाले हैं राजीव जी, यही केंद्रीय मुद्दा है। और अभी जो सर्वे आया सी वोटर का, 5 राज्यों में हालत खराब है मोदी जी की, और सर्वे भी हम जानते हैं कैसे होते हैं, कैसे दिखाए जाते हैं। लेकिन अब मजबूरी इनकी है कि कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा, वरना लोग वेबसाइट देखना बंद कर देंगे। राहुल गांधी ने जो फुटबॉल बनाया है ना इनको, इधर उधर हर जगह मार मार करके, अब चाहे आप आंसू बहाइए या कोई और दूसरी नौटंकी करिए, इस देश के लोगों ने समझ लिया है, सच को पहचान लिया है। ये जो सीट आपने हथियाई है, जो प्रधानमंत्री बने हैं, वो लोगों ने आपको नहीं चुना है, वोट चोरी करके वहां पहुंचे। तो पहला इश्यू तो वही है कि संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, लोगों के वोटिंग राइट को बचाने का, और फिर उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे विपक्ष उठा रहा है और उठाएगा। वो कभी ना रुकने वाला है और ना झुकने वाला है। जिस निहत्थे राहुल गांधी को काले झंडे दिखा करके डराने की कोशिश कर रहे थे, वो गांधी बनकर के खड़ा हुआ, और ये साहब हमको मां की गाली दी। वो आज जो बोला